नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां आपदा से घिरे जोशीमठ शहर को फिर से मास्टर प्लान के तहत बसाने के लिए शहरी आवास विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर मंगलवार को शहरी विकास और आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बैठक बुलाई और चमोली के जोशीमठ और अन्य शहरों के मास्टर प्लान को लेकर समीक्षा की। इस बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि गंभीर स्थिति को देखते हुए कार्यदायी संस्था को तत्काल प्रभाव से जोशीमठ को लेकर काम शुरू करने को कहा गया है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में कैरिंग कैपेसिटी सर्वे पर भी कवायद शुरू हो रही है। जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित छात्र छात्राओं की परेशानी देखते हुए सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जोशीमठ के छात्रों को परीक्षा केंद्र चुनने की छूट दी जाएगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही प्रभावित छात्र छात्राओं से परीक्षा केंद्र के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। जोशीमठ जो है पूरे क्षेत्र में जब वहाँ रहा तो सरकार की तरफ से हर प्रकार की छूटें वहाँ पे दी गई हैं। जब छात्रों से मैं मिला तो उनका भी कहना था कि हमको जो बोर्ड के पेपर हैं, चाहे सीबीएसई के चाहे उत्तराखंड बोर्ड के हैं, तो आज ही मैंने अभी बैठक की है शिक्षा विभाग की और सीबीएसई बोर्ड के उसको मैंने बुलाया था उन लोगों को, और उसमें निर्णय लिया गया कि छात्रों से ऑप्शन लिया जाएगा कि विस्थापित छात्र जहाँ भी से भी परीक्षा देना चाहता है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की, उनको उसमें छूट दी जाएगी कि वो जहाँ भी वो गोपेश्वर देना चाहते हैं, वो पीपल कोटी में रहना चाहते हैं, जहाँ भी वो विस्थापित होंगे वहीं से उनको जो है परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। जोशीमठ आपदा को लेकर विपक्ष भी लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने जोशीमठ आपदा और प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रीतम सिंह ने बद्रीनाथ और केदारनाथ की तर्ज पर जोशीमठ के लोगों को मुआवजा देने की मांग की है। पूरा जोशीमठ शहर प्रभावित हुआ है। हम तमाम साथी जोशीमठ गए थे और वहां की इस देवी आपदा को वार्ता के माध्यम से हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस तर्ज पर बद्रीनाथ और केदारनाथ में लोगों का विस्थापन हुआ और उनको मुआवजा दिया गया, उसी तर्ज पर जो है जोशीमठ के लोगों को भी मुआवजा सरकार देने का काम करे और साथ ही साथ उनका विस्थापन करने का भी काम करे। ये हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। जोशीमठ में जिस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हम भी जानना चाहते हैं, हम भी उत्सुक हैं इस बात के लिए, आखिर वो कौन सा साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से जोशीमठ धंस रहा है। जल विद्युत परियोजना बन रही है, जिस जल विद्युत परियोजना के निर्माण की वजह से जो मशीन वहां पर फंसी हुई है उसको बाहर निकालने के लिए दूसरी तरफ से सुरंग बनाई गई है और उसमें बड़े व्यापक स्तर पर विस्फोटों का प्रयोग हुआ है। ये कारण वो भी बताया। दूसरा, जोशीमठ की बिल्कुल जड़ में जो है हेलंग बाईपास बन रहा है, वो भी कारण बताया गया है। और तीसरा जो है अलकनंदा नदी में लगातार जो है भूमि कटाव हो रहा है, तो उसकी वजह भी बताई गई। लेकिन अब अंतोगत्वा तो वैज्ञानिक ही बताएंगे, जो लोग परीक्षण कर रहे हैं वही तो बता पाएंगे वस्तुस्थिति क्या है। आज पूरे उत्तराखंड के लोग जानना चाहते हैं कि जोशीमठ के अंदर जो हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ। टिहरी जिले में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगरखाल कुसरेला मोटर मार्ग पर एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सरडोगी गांव के समीप यह दुर्घटना हुई है। मृतकों की पहचान देवान सिंह, सतीश सिंह और कुंवर सिंह के रूप में हुई है। लगभग 12:30 बजे के आसपास एक अल्टो जो है आगरा खाल से इधर कसमोली की तरफ जा रही थी और वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुई है, और जिसमें जो है मौके पर जो है एनडीआरएफ टीम आ चुकी है और प्रशासन भी है, पुलिस भी है, और सभी लोगों का जो सहयोग से जो है सबों को निकाला जा रहा है। इसमें लगभग 3 लोग बैठे थे और 3 लोगों जो है इसमें मृत बताए जा रहे हैं और इनकी जो है एनडीआरएफ की टीम के द्वारा निकाला जा रहा है। सभी लोग यहाँ पे मौके पे उपस्थित हैं।
प्रदेश में सरकार भर्तियों में लगातार हो रहे घोटालों पर भी जमकर सवाल उठाए। प्रीतम सिंह ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार चरम पर है। जहां एक तरफ सरकार ने चुनाव के दौरान नौकरी देने का वादा किया था, उसके ठीक विपरीत उत्तराखंड में नौकरियों को बेचने का काम किया जा रहा है। प्रीतम सिंह ने लोक सेवा आयोग और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदेश के अंदर लगातार जो परीक्षाएं हो रही है उसमें अनियमितता भी हो रही है, भ्रष्टाचार भी व्यापक स्तर पर हो रहा है और सारी परीक्षाएं उस संशय के घेरे में है। व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है और आयोग के ही लोग उसमें संलिप्त पाए गए हैं। नौजवान साथियों को रोजगार देना तो बहुत दूर की बात, इस तरीके से जिन लोगों पर परीक्षाएं आउट करने की जिम्मेदारी है वो नकल में संलिप्त पाए जा रहे हैं। हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं और मैं खुले रूप से कहना चाहता हूं कि दरोगा भर्ती तो आज मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कांग्रेस के जमाने की है। हाँ, हमारे जमाने की, और उस समय मैं गृह मंत्री था, मुझको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। सरकार में साहस है, सरकार में अगर हिम्मत है तो ये कह करके उनके जो प्रवक्ता कहते सब कांग्रेस के जमाने की है, उनके जमाने की। मैं कहना चाहता हूं इस राज्य के अंदर यूके एसएससी के माध्यम से, आयोग के माध्यम से जो भर्तियां हुई हैं और उसके साथ साथ जो विधानसभा की भर्तियां हुई हैं, उन तमाम भर्तियों की सीबीआई जांच कराने का काम करे और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में कराने का काम करे। ये मैं सरकार से कहना चाहता हूं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। साल 2024 तक बने रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जेपी नड्डा को बधाई दी है। कार्यकाल 2024 तक बढ़ने पर सीएम धामी की तरफ से बधाई दी गई है। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने देहरादून के गांधी पार्क में मौन उपवास रखकर भर्ती घोटालों पर विरोध जताया है। हरीश रावत का कहना है कि यूकेपीएससी के विश्वास पर संकट आ गया है। सरकार भी समस्त प्रकरण को बहुत हल्के में ले रही है और लीपापोती करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यूकेपीएससी को एक चमकता मुकुट भी करार दिया है। वहीं भर्ती परीक्षाओं के कई अभ्यर्थी भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपना समर्थन देने पहुंचे। अभ्यर्थियों की मांग थी कि जिस प्रकार अब तक आयोजित की गई परीक्षा में धांधली देखने को मिली है, आगे होने वाली भर्ती परीक्षा में भी धांधली होने की आशंका साफ तौर पर नजर आ रही है। सरकार को इस मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी परीक्षाओं को तुरंत स्थगित कर देना चाहिए। एक सामान्य स्थिति नहीं है कि एक परीक्षा की लीकेज हुई है। इससे लगता है कि सिस्टम के अंदर कुछ गंभीर गड़बड़ियां हैं अंदर, और ये तो एक पहलू केवल सामने आया है और छोटा पहलू सामने आया है। इस प्रकरण में मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगा, मौन उपवास में बैठने से पहले वो गंभीरता से चिंतन करें। लीपापोती का कोई भी प्रयास इस संस्था को खत्म कर देगा और राज्य के हितों पर इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और राज्य के लोक सेवा आयोग के लोगों को भी इस पर मनन करना चाहिए। अब ये सरकार को विचार करना है, आज की सरकार को विचार करना है कि किस तरीके से करेक्टिव स्टेप उठाए जाए, और यदि करेक्टिव स्टेप उठाने के लिए पक्ष विपक्ष को बैठ करके भी बातचीत करनी है तो बैठ करके बातचीत करें, क्योंकि अब ये सामान्य घटना नहीं रह गई। अब केवल हाकम सिंह का हाकम कौन तक ही सीमित नहीं है। अब तो लगता है हाकम सिंह की जड़ें भी बहुत गहरी हैं। नहीं होती है तब तक कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाना चाहिए। जैसे 22 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड है, इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है। अगर अभी जो है अभी 4 या 5 दिन पहले पटवारी का पेपर लीक हुआ है, तो इतने 2 दिन में कल एसआईटी ने जो है वो क्लीन चिट दे दी। पहली बात तो यह है कि जब एसटीएफ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो एसआईटी बनाने की क्या ज़रूरत थी। अगर बना दी थी तो उसमें एसटीएफ के अधिकारी क्यों नहीं रखे गए, सब पहला पॉइंट तो हमारा यह है।
और दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है एग्ज़ाम को लेकर। अगर हमने 6 साल अगर हमने वेट करा है तो हम 2 महीने और भी वेट करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर फेयरली ये कंपटीशन नहीं होगा, अगर फेयरली ये एग्ज़ाम नहीं होगा और कोई जो है जिनके पास पैसे हैं उन्हीं का सिलेक्शन करना है, तो फिर इस एग्ज़ाम का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, नहीं होती है। पूर्व विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल की मुसीबत बढ़ी है। जहां मुकेश सिंघल के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश हैं, सतर्कता समिति ने निदेशक का सतर्कता को अनुमति दी है। मुकेश सिंघल को 5 साल में मिले थे 3 प्रमोशन, जहां मुकेश सिंघल का संयुक्त सचिव पद पर डिमोशन भी हुआ। सिंघल पर विवादित एजेंसी RM टेक्नो सॉल्यूशंस के चयन का आरोप है। तो 32 पदों पर भर्ती के लिए RM टेक्नो सॉल्यूशन का चयन किया गया। RM सॉल्यूशन का बिल मिलते ही तत्काल 59 लाख भुगतान किया गया। दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन 2 आतंकियों में एक आतंकवादी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गुलरबोज चौकी क्षेत्र का रहने वाला है। आतंकी के तार उत्तराखंड से जुड़ने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी को पेरोल पर छोड़ा गया था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। गिरफ्तार आरोपी जगजीत सिंह उर्फ जग्गा के परिवार और संपर्क में आए लोगों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। बता दें, आतंकी जगजीत सिंह उर्फ जग्गा उर्फ याकूब साल 2018 में रुद्रपुर क्षेत्र में हत्या के आरोप में हल्द्वानी जेल में बंद था। पिछले साल अप्रैल 2022 में जगजीत 20 दिन के पेरोल पर जेल से बाहर आया और फरार हो गया था। SSP उधम सिंह से अपडेट लिए हुए हैं। ये एक मुकदमा, मर्डर के मुकदमे में ऑलरेडी जेल में था, अंडर ट्रायल पे वो पेरोल जंप कर लिए हैं। उसके बाद हम भी ढूंढ रहे थे, फिर बीच में अभी इनपुट आया कि वॉज अरेस्टेड बाय द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। अब हमारा टीम वहाँ पे गई हुई है, पूरा हमारा टीम भी पूछताछ कर रही है। जब जैसे टीम वापस आएगी हमारा सारा आपको बता सकेंगे क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ है। बट ही इज आल्सो वांटेड इन आवर केस आल्सो, तो उस हिसाब से विधिक कार्य। जहां कोटाबाग ब्लॉक के पाटकोट क्षेत्र में विद्युत लाइन और फीडर निर्माण कार्य लगभग 3 साल से लंबित था, जिस कारण कोटबाग और पाटकोट क्षेत्र की जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वर्षों से लंबित विद्युत लाइन व फीडर का कार्य पूरा होने से स्थानीय क्षेत्रवासियों के सालों का इंतजार खत्म हो गया है। तो वहीं उपखंड अधिकारी दीपक पाठक ने बताया कि यह फीडर पाटकोट क्षेत्र के लिए स्वतंत्र फीडर बन गया है। वहीं कोटाबाग क्षेत्र के लिए भी फीडर की लंबाई 47 किलोमीटर से घटकर मात्र 11 किलोमीटर रह गई है, जिसका लाभ दोनों क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा। देखिए, पाटकोट में जो लाइन जाती थी वो कोटाबाग से होकर जाती थी और वो कोटाबाग टाउन में और पाटकोट क्षेत्र में एनर्जाइज करता था, बिजली देता था। तो अब क्या वो लाइन थी 47 किलोमीटर के आसपास लाइन थी, जो अब घट के हो गई 11 किलोमीटर। तो उससे क्या हुआ, आपके शटडाउन कम होंगे, ब्रेकडाउन कम होंगे और रात के समय जो जंगल के समय जो एरिया जो है पाटकोट के कारण जो है कोटाबाग की लाइट प्रभावित थी, वो प्रभावित नहीं हो पाएगी। दूसरा, पाटकोट वालों के लिए फायदा ये है कि उनको जो है कोटाबाग में कोई दिक्कत होती तो उनको लाइन बंद हो जाती थी। उनके लिए फायदा ये है कि अब उनकी सेपरेट लाइन हो चुकी है। ये हमारा काम जो है विगत 3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो हमारा 30 मई 2022 को हमने स्टार्ट किया प्रशासन की मदद से और 31 जुलाई को हमारी लाइन LMT कंप्लीट हो गई थी। अक्टूबर में हमें जो है जो ब्रेकर है वो स्टोर द्वारा मिल गया था और हमने 11 जनवरी 2023 को नो लोड पर ये लाइन चार्ज कर। हरिद्वार जिले में लक्सर कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब का काला कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से डेरा कलाल के जंगलों से झाड़ियों और गड्ढों में छिपाकर रखी गई 10,000 लीटर कच्ची लहन बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 शराब तस्करों के खिलाफ भी गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। पुलिस ने बरामद लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया है। SSP अजित सिंह का कहना है कि अवैध शराब का काला कारोबार करने वाले लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। शराब माफिया और अवैध शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बुजुर्ग हेमा देवी को अल्मोड़ा पुलिस मुंबई से सकुशल लेकर वापस आ गई है। बता दें कि मुंबई निवासी गुरविंदर ने हेमा देवी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें हेमा देवी की हालत काफी दयनीय दिख रही थी।
गुरविंदर ने सोशल मीडिया के माध्यम से हेमा देवी की मदद के लिए गुहार लगाई थी, जिसके बाद सीएम ने अल्मोड़ा पुलिस को हेमा देवी को मुंबई से लाने को कहा था। कड़ी मेहनत के बाद 14 जनवरी 2023 की सुबह पुलिस टीम ने महिला को तलाश कर लिया, जिसके बाद अल्मोड़ा पुलिस हेमा देवी को मुंबई से सकुशल लेकर अल्मोड़ा पहुंची। अब हेमा देवी को उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। जैसा कि विदित है कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि एक बुजुर्ग माता जी अपने बारे में बता रही थी कि वो उनका घर अल्मोड़ा है और उनके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, उनके भाई इत्यादि का नाम भी लिया गया था, और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लेते हुए तत्काल हमें निर्देशित किया गया था कि कैसे भी करके उन माता जी को मुंबई से लाया जाए। इस पर हमने एक टीम का गठन किया था, और जिसमें कि एसओजी और लोकल पुलिस इसमें टीम में शामिल रही, और तत्काल एक टीम को हमने वहाँ मुंबई भेज दिया था। जिस टीम ने वहाँ पे स्थानीय लोगों और स्थानीय पुलिस के साथ मिल करके उन माता जी को आज खोज लिया है, और ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। जैसा कि विदित है कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों के लिए 4 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायतों में विकास करने को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण इलाकों में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य को लेकर सभी सुविधाएं मुहैया हो सके। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष रचना बुटोला ने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पौड़ी में 9 बिंदुओं को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर स्वस्थ गांव, जल पर्याप्त गांव, आत्मनिर्भर गांव आदि बनाने के लिए सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि ग्राम पंचायतों का विकास हो सके। सभागार में सभी सदस्यों और रेखीय अधिकारियों का प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया, और उसमें विशेष विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण विषय पर ध्यान दिया गया। इस 4 दिवसीय शिविर में स्वस्थ गांव, जल पर्याप्त गांव और स्वच्छता अभियान, महिला हितैषी गांव, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई, और इसमें सभी जिला पंचायत सदस्य तथा अधिकारी मौजूद रहे। जिला पंचायत सभागार में जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनका स्थानीयकरण पर बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि विकास के लक्ष्यों को हम तभी पा सकेंगे जब तक उसमें गाँव का सहभागिता न हो। और गाँव जो है पंचायती राज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर गाँव में, तो गाँव के थ्रू जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको कैसे पाया जाए, तो सतत विकास के लक्ष्यों को 9 थीमों में बांट दिया गया है। तो 9 थीमों में वो 9 थीमें क्या हैं, कैसे पंचायतों को उसमें सहभागिता करनी है, कैसे पंचायत के थ्रू वो गोल हम अचीव कर सकते हैं, उस पर प्रशिक्षण 4 दिवसीय जिला पंचायत में आज प्रारंभ हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।